नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम गपशप में। जैसे कि आपको पता है कि हम हर बुधवार और रविवार को मिलते हैं, कभी सैटरडे को भी हम ये प्रोग्राम करते हैं और किसी न किसी शख्स से गपशप करते हैं जिन्होंने आर्ट फील्ड में बहुत सारा काम किया है और अपनी एक पहचान बनाई है। तो इसी कड़ी में आज हमारे बीच हैं अनिल शर्मा जी। आप बीएनए से हैं, बीएनए पास आउट हैं और आप हमारे बहुत सीनियर हैं और आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और राइटर भी हैं और आपने बहुत सारे सीरियल्स में भी काम किया है। तो चलिए अनिल जी से मिलते हैं, बातें करते हैं, गपशप करते हैं और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो यहाँ पे लिख सकता है, उनसे पूछ सकता है, उनसे बातें कर सकते हैं। तो चलिए अनिल जी से मिलते हैं। हेलो। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ आपका गोविंद, बहुत नमस्ते। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत तुम कर रहे हो। एंड गोविंद, हुआ क्या है आज कि तुमने एक नॉन सेलिब्रिटी को इनवाइट कर लिया यार, हैं? नहीं, मैं सेलिब्रिटी को चूज नहीं करता, ऐसा कभी नहीं रहा मेरे साथ। मेरे साथ हमेशा ये रहा हम्म जो थिएटर में बहुत सारा काम करते हैं और करते रहे हैं। आपने तो अपनी पूरी जिंदगी दे दी थिएटर को, है ना। थिएटर शुरू किया था और आज भी आप वहां काम करते हैं जहाँ थिएटर होता है। आपने और कोई जगह चूज ही नहीं की। तो सर एक्चुअली मैं सच में मैं आपसे बड़ा प्रभावित हूँ और बहुत सारी चीज हम्म आपके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। बस इतना जानता हूँ कि हम्म आप मेरे बीएनए के सीनियर है, पास आउट हैं। लेकिन कहाँ से शुरू हुआ थिएटर, किस तरह से थिएटर शुरू हुआ और आपने जब शुरू किया तो आपके घर में लोगों को क्या पसंद था थिएटर की, मतलब आपको परमिशन आराम से मिल गई? क्योंकि एक उस जब आप लोगों ने शुरू किया उस समय थिएटर इतना फेमस नहीं था जितना अभी हो गया है। तो और आपने हम्म जहाँ से हम्म, शुरू किया वहाँ किस तरह के थिएटर होते थे, आपने किन किन लोगों के साथ किया, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि बीएनए वाला पोर्शन कैसा रहा आपका। श्योर। गोविंद, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे सवाल का बीच में से चीजें उठा के जवाब देना शुरू करूंगा, ठीक है ना? जैसे तुमने पूछा कि भाई अब घर वालों का जहाँ तक मामला होता है, तो मेरी माँ और बाप दोनों ऊपर हैं, भगवान उन्हें अ, जहाँ भी रखे शांत रखे। लेकिन दोनों ने मरते समय तक, अंतिम समय तक मुझे और मेरी लाइन को स्वीकार नहीं किया। अब मुझे इसलिए स्वीकार नहीं किया कि मैंने ये एक लाइन पकड़ी थी। वो होता है यार, जो मध्य वर्गीय परिवार होते हैं, तो पिता की, माँ की बड़ी बड़ी आकांक्षाएं होती हैं बच्चों से कि बच्चे ये करेंगे, वो करेंगे। चार भाई हैं हम, बाकी तीनों जो हैं वो बड़े अच्छे थे, तो हमारे माता पिता को दोनों को लगता था कि यार बाकी सब बहुत अच्छे हैं, ये पता नहीं साला कहाँ फंस के जाके। तो ये है। अच्छा, अब बात आती है थिएटर को शुरू करने की या थिएटर की शुरुआत की। तो गोविंद, मुझे जहां तक याद पड़ता है, आई वॉज इन सेवेंथ क्लास या मैं 7वीं कक्षा में पढ़ा करता था यहीं गाजियाबाद में। तो हमारे स्कूल में अच्छा, वो समय पता है कौन सा था? वो समय वो था जब भारत और बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध चल रहा था और वो युद्ध समाप्त हो चुका था। उसके एकदम बाद की बात है। तो हमारे स्कूल में भी ये हुआ कि भाई कुछ करेंगे। बच्चे होते हैं, 12 साल की उम्र थी, तो वो नाटक करना है कुछ। तो वो नाटक कुछ इस तरीके से तैयार किया गया था कि वो बांग्लादेश का जो एक सिपाही होता है या जो एक जो भी मतलब फौजी है, ऑफ कोर्स ही वुड बी रिडिक्यूल्ड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुछ ऐसे बनाया गया था, जनरल घोचू पोचू पता नहीं क्या था, ये समथिंग लाइक दैट। तो मुझे उसमें चुना गया था बिकॉज आई वाज एक्टिव। तो मैं गाने वाने गाता रहता था, ये सब वो सब है। तो थोड़ा शरारती था मैं, तो सबकी निगाहों में रहता था, तो मुझे उस रोल के लिए चुना गया था। वो नाटक नहीं हुआ, तैयारी हुई, सब कुछ हुआ, नहीं हुआ।
And later on, at the age of, I should say, के 16 और 17, तो हम यहाँ गाजियाबाद में हमारे इंटर कॉलेज में मैं था और दिनेश खन्ना हैं जो आपके यहाँ प्रोफेसर हैं एनएसडी में, हम लोग एक ही साथ थे। तो हम लोगों ने उस समय प्रेमचंद की जो कहानी है सवासेर गेहूं, उसको यू इमेजिन कि एट द एज ऑफ 16 ओनली हम लोगों ने उसको सवासेर गेहूं को एडेप्ट किया, ड्रामेटाइज किया और उसकी हमने 1 महीने तक रिहर्सल की। लेकिन वही जो हमारे साथ उससे लगभग 4-5 साल पहले हुआ था वही फिर दोहराया गया कि सारा करने के बाद भी वो जो कॉलेज का फंक्शन होता है वो फंक्शन जो है वो नहीं हुआ, रद्द हो गया। इन बिटवीन क्या हुआ था कि जब मैं 9th क्लास में था तो क्योंकि मुझ में था कि भाई वो एक्टिंग मुझे करनी है। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं गोविंद इस बीच में, कि ये जो एक्टिंग का कीड़ा लगा था वो लगा था मुझे हाथी मेरे साथी राजेश खन्ना। और एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यार मैंने राजेश खन्ना को इमिटेट किया अपनी जिंदगी में। राजेश खन्ना जैसे बाल बनाना और ये, हालांकि मेरे बाल कभी वैसे नहीं हो पाए लेकिन मैं करता था एनीवे। तो मैं 9th क्लास में था, फिर मैंने ये कहा कि हमारे मोहल्ले में रामलीला हुआ करती थी, उन दिनों रामलीला बहुत होती थी। तो मैंने रामलीला के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे जाकर कहा मुझे एक्टिंग करनी है, क्योंकि अब मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, मुझे फिल्मों में जाना है, ये करना है वो करना है लाइक दिस। तो मुझे जो सबसे पहला मेरा स्टेज अपीयरेंस था इट वाज इन 1974, और वो रामलीला थी, उसमें मुझे परशुराम का रोल दिया गया था, सब सॉरी विश्वामित्र का। तो सबसे पहली जो मेरी अपीयरेंस थी मेरी वो विश्वामित्र के रोल में रामलीला के स्टेज पर थी। और उसी रामलीला में बाद में मैंने बहुत सारे रोल किए, मैंने वशिष्ठ का रोल भी किया, मैंने अग्निदेव का रोल भी किया, मतलब सो मैंने विभीषण वगैरह बहुत, पता नहीं जैसे जैसे रोल आते रहे मैं करता रहा बीच बीच में, बिकॉज एक उम्र होती है और एक जज्बा होता है कुछ करने का। तो कहने का ये है कि यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। और जो एक्टिंग का जो इंस्पिरेशन था मेरा वो मेनली राजेश खन्ना से, हाथी मेरे साथी देखने के बाद 1971 में मैंने देखी थी, और मैं 6ठी क्लास पास की थी और मैं 11 साल का बच्चा था उस समय। और हाथी मेरे साथी देखने के बाद मुझे लगा यार मैं भी एक्टर बनूंगा। तो ये मेरी एक्टिंग की शुरुआत है। अब हम आते हैं तुम्हारी उस बात पर कि भाई आगे हमने किन किन लोगों के साथ काम किया और कैसे कैसे हमने काम शुरू किया, या हमारी जो जर्नी है थिएटर की वो आगे कैसे बढ़ी। तो 74 में मैंने ये किया था, उसके बाद 75 में मेरे कॉलेज में, स्कूल में जहाँ इंटर कॉलेज था, तो वहाँ एक प्ले हो रहा था, तो मैंने कहा भी मैं रोल करूँगा। तो वो आज भी मुझे याद आता है, उस प्ले का नाम था, मेरे पास अब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कभी एक फोटो थी छोटी सी जिसमें मैं भी था, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, मुझे आज भी तकलीफ होती है। उस प्ले का नाम था जमाना बदलेगा। उन दिनों में ऐसे हुआ करते थे, इट वॉज सोशल इशू उस समय का जो भी था। तो ये 5 जनवरी, तारीख मुझे याद है, 5 जनवरी 1975, और 5 जनवरी 1975 को मेरे स्कूल में वो प्ले हुआ था, उसमें मैंने एक रोल किया था। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते चले गए, फिर हमने और दिनेश खन्ना ने मिलकर जब हम ग्रेजुएशन में आ गए थे तो हमने यहाँ गाजियाबाद में कॉफी हाउस में इंतजार जो लक्ष्मी नारायण लाल का था, ललित सहगल का हत्या एक आकार की, इस तरीके के नाटक हमने करना शुरू किए। फिर धीरे धीरे हुआ कि मैं लखनऊ चला गया, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं लखनऊ चला गया, बीएनए में मैंने एडमिशन ले लिया। और वहाँ से तो फिर जानते हो कि पूरी की पूरी जर्नी की एक शुरुआत हो जाती है। वहाँ बीएनए में मैंने 2 साल का अपना पूरा का पूरा सर किया। हाँ। वो तो है बीएनए की, लेकिन एक चीज बताइए, अभी भी गाजियाबाद में उस तरह का थिएटर तो होता नहीं है जितना मतलब दिल्ली में होता है और जगह होता है। तो जब आप लोग करते थे तो कितने लोग थिएटर करते थे वहाँ, और कैसे कर पाते थे, क्योंकि अभी भी वहाँ बहुत अच्छे ऑडिटोरियम्स नहीं मिलते हैं, है ना। अभी थोड़ा हिंदी भवन जो बना है वो थोड़ा थिएटर करता है। हम्म। नहीं ये, हाँ हाँ जी बताओ, जी। अपना सवाल पूरा कर लो। हाँ नहीं हाँ। नहीं ठीक है, बताएं बताएं सर।
तो ये है, देखो आज भी गाजियाबाद में, अगर गाजियाबाद की बात करो तो गाजियाबाद में कोई थिएटर वो एज सच कोई थिएटर नहीं है। कि वो ठीक है, आपको स्टेज तो मिल जाएगा, और स्टेज तो वो है कि आप कहीं बना सकते हैं। हम लोग जब प्ले किया करते थे अपने वक्त में, तो हिंदी भवन भी नहीं था उस समय, तो कोई धर्मशाला ले ली, वहीं पर अपना कुछ कर लिया, कुछ अपना तख्त वगैरह लगा के स्टेज बना ली, अपना नाटक कर लिया, लाइट्स वगैरह लगा ली, जैसे हमने कर लिया सब कर लिया। रही बात गाजियाबाद की, गाजियाबाद को गोविंद इस तरीके से समझो कि गाजियाबाद जो है, इट्स नॉट अ सिटी ऑफ कल्चर, है ना। तो ठीक है कि आज भी वो शैशव अवस्था में भी नहीं है, मैं सच कहूंगा इस बात को। लोगों को बुरा लग सकता है, जो सुन रहे होंगे, जो गाजियाबाद से रिलेटेड लोग होंगे, उनको बुरा लग सकता है, लेकिन आज की तारीख तक गाजियाबाद में जो थिएटर है वो शैशव अवस्था में भी नहीं है, जिसको कायदे से कहा जाए। कारण कारण ये है कि इट्स एन इंडस्ट्रियल सिटी, और बनियों का शहर है। उनके लिए ये थिएटर वेटर, ये सारी की सारी चीजें सब बेकार की चीज हैं, कुछ नहीं है। लेकिन तुमने सवाल किया था कि हमारे वक्त में हम कैसे किया करते थे थिएटर, या उस समय उस थिएटर था या नहीं। थिएटर उस समय भी था, लेकिन चीजें बदली हैं, उसका अपना एक अलग रूप था उस समय जो थिएटर का था। उस समय थिएटर वही जो तुम्हारा होता है कि पारसी प्रभाव वाला थिएटर था, होते थे, ऐसा नहीं है। रामलीला, खास तौर से तो रामलीला का मौका होता था। रामलीला के मौके पर एक एक तरफ रामलीला चल रही होती थी, और समानांतर रूप से वहीं पर अलग अलग जो है ड्रामेटिक ग्रुप्स आते थे, वो अपना अपना नाटक करते थे अलग अलग तरह के। उसमें कई में ये होता था कि भाई ज्यादातर में तो जो महिलाओं के कैरेक्टर्स हैं वो पुरुष किया करते थे, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो एनीवे कहीं से कोई एक महिला एक्टर को कहीं से एंगेज कर लिया करते थे, और उसमें बड़ी भीड़ हुआ करती थी, रियली बहुत भीड़ हुआ करती थी। फिर कोई दूसरा नाटक देखने नहीं जाता था, पता चल गया कि वह भाई उस नाटक में यार कोई महिला एक्ट्रेस है, तो फिर वह वही होता था, फिर और कुछ नहीं होता था। लेकिन वो होता रहता था अपने अपने तो, क्योंकि लोग तो होते हैं जिन्हें काम करना, वो करेंगे अपने अपने तरीके से, कहीं ना कहीं जमीन अपनी ढूंढेंगे, तलाश करेंगे कि उनको काम करना है। तो इस तरीके से करते 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 हुआ है। लेकिन मुझे आज भी अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि गाजियाबाद में आज भी ऐसा थिएटर की कोई जमीन नहीं है, कोई उसकी बहुत अच्छी स्थिति थिएटर की नहीं है। रहा एक हिंदी भवन, हिंदी भवन की शुरुआत से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, जब मैं पढ़ा करता था। और उसके बाद भी तो हिंदू भवन की शुरुआत तब से हुई थी कि भाई हिंदी भवन के लिए एक जमीन मिली थी, और हमारे अपने साथ के कुछ प्रोफेसर थे, लेक्चर थे, जो लिटरेचर और इससे जुड़े हुए थे। अच्छा हाँ, इस बीच में हमने क्या किया था, इस बीच में 85 में हमने 1985 में इप्टा की शुरुआत की थी गाजियाबाद में, एंड आई वाज द मेन इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड दैट एफर्ट। मैंने इप्टा की शुरुआत की थी, मैंने ही इप्टा को जो है रिकग्निशन दिलवाया था, कैफी आदमी साहब थे, ये वो सब करके फिर हमने इप्टा से एक 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 मूवमेंट हमने शुरू किया था गाजियाबाद में। लेकिन धीरे धीरे वही हुआ कि लोगों की फिर जो जब तक चीजें पूरी तरीके से शेप नहीं ले लेती हैं, तब तक लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और जब चीजें एक एक कंफर्म शेप में आ जाती हैं, फिर लोगों की अपनी अपनी अपेक्षाएं और अपनी अपनी आकांक्षाएं जो वो जुड़ने लगती हैं, उसमें फिर वो मूवमेंट भी खत्म हो गया। तो एज सच कंक्लूड करते हुए, एज सच आज की तारीख में गाजियाबाद में थिएटर का कोई कल्चर नहीं है। मतलब कहीं कहीं कुछ कुछ थिएटर दिखाई पड़ता है, लेकिन आपकी एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है सर, कि मतलब क्या? रामलीला के बारे में जो आपने बात की, ज्यादातर लोगों हाँ का थिएटर जो है हाँ, रामलीला से शुरू हुआ है, ज्यादातर लोग जिनसे जिनसे मैंने मेरा बात हुआ है, की। मेरा हुआ है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। जी। उसके बाद 1974 में मैंने किया था रामलीला, और उसके बाद 75 में मैंने रामलीला की थी। उसके बाद मैंने रामलीला नहीं की। एंड गोविंद, बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ इस बात को, मतलब हो सकता है मतलब तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हारा प्रोग्राम लंबा हो रहा है या सर लंबा खींच रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ तुम्हें। आप बिल्कुल बताएं, क्यों ये यही मौका है बात करने का, 10 मिनट में हाँ, ये सारी बात हो सकती है। जी सर। तो अभी 2 साल पहले क्या हुआ, 2019 की बात है। मैं तो रामलीला से कट चुका। 1975 के बाद मैंने रामलीला की नहीं, मैंने तो थिएटर वगैरह किया। फिर अब बीएनए चले गए, बीएनए से आने के बाद में अपना बहुत सारा काम किया, फिर अपने इधर उधर कम करते रहे।
मेरे पास अचानक एक दिन जो है 3-4 लोग आ गए फोन करके। मेरी एक दोस्त है, वो डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाती है, तो उसने उनको मेरा नंबर दिया, मेरे घर आ गए और आके बैठ गए यहीं पर जहां मैं बात कर रहा हूँ। बैठा वो ये इसी जगह पर बैठे थे, कह रहे सर वो रामलीला कर दी है और उन्होंने आपका नंबर दिया है। मैंने कहा भाई मैं तो रामलीला नहीं करता यार, मुझे रामलीला छोड़े हुए जो कितने साल हो गए, मुझे नहीं मालूम, मैं रामलीला नहीं कर सकता अब। बोले नहीं सर अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम कहाँ जाएं फिर, आप कुछ कीजिए, किसी भी तरीके से आप कीजिए, आपको रामलीला जो है हमारी करनी करनी है। हमने कहा चलो ठीक है। बहुत ज्यादा वो तो मेरी एक मित्र हैं, वो रामलीला करती रहती हैं, तो उनको मैंने फोन करके कहा भाई तुम रामलीला कर लोगी? बोले हाँ मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। मैंने कर लो, आ जाओ कर लो। तो वो आ गई, शी वॉज इन बॉम्बे एट द टाइम, मैंने कहा आई कॉल हर एंड शी केम इमीडिएटली फ्रॉम बॉम्बे एंड शी स्टेड एट माई होम, एट माई हाउस। तो हम लोग कहे एनीवे। अब मैं उस रामलीला का किस्सा बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है सब। अब सुनिए वो क्या होता है किस्सा। बिल्कुल पहला दिन गोविंद, बिल्कुल पहला दिन, मैं अपनी तैयारियों में हूँ, अकेला बैठा हूँ, वो गई हुई है दिल्ली चावड़ी बाजार दाढ़ी मूछें वगैरह खरीदने के लिए, सब करने के लिए। ठीक है, हो गया। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि ये आज चाहे एक सीन हो, पहले हम भूमि पूजन करेंगे और लेकिन हमें करना है, एक सीन हो कुछ भी हो आप कीजिए। मैंने कहा चलो भी करते हैं, हम करे। अब वो चली गई, मैं बैठा हूँ अकेला। अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने ये तय किया था कि यार वो जो श्रवण कुमार वाला प्रसंग है हम वो करेंगे। तो अब मैं सोच रहा हूँ यार श्रवण कुमार वाले प्रसंग में कम से कम 4 एक्टर चाहिए। श्रवण कुमार के पिता हैं, श्रवण कुमार की माँ हैं, खुद श्रवण कुमार है, तो और राजा दशरथ हैं। तो मैंने कहा यार मैं अकेला और वो अकेली, अभी तक साला कोई नहीं आया। सॉरी, ये जबान से निकल जाता है यार, प्लीज डोंट माइंड इट ना। तो मैंने कहा कोई नहीं आया अभी तक। अच्छा इस बीच में कुछ एक्टर्स आए थे, उनको उन्होंने 3-4 रोज अपना खूब ढंग से खाना पीना खाया, मजे से अपना रिहर्सल्स वगैरह की। वो सारे के सारे लोग जो आके दिल्ली में ठहरे हुए हैं, बाहर इधर उधर से कहीं से कमरा वमरा लेके रहते हैं, वो आए 4-5 रोज अपना ढंग से खूब मौज लेके खाना वाना खा खू के, जब काम का वक्त आया तो सारे भाग गए। अब मैं सोच रहा हूँ बैठा बैठा अकेला, इतने में एक लड़का मेरे पास आता है कि जो ऐसा ऐसा उन्होंने मुझे भेजा। मैंने चलो कुछ सांस मुझे मिली, मैं चलो एक तो हुआ, 2 के 3 तो हुए, अब 3 है तो अब चौथा कहाँ से आएगा, करेंगे एनीवे। अब होते होते हुआ ये कि वो शाम को 5 बजे मेरे पास फोन आता है उस लड़की का, मेरी दोस्त का, कि सर मैं पहुंच रही हूँ, मेरे साथ एक और मिल गया है, वो आ रहा है, वो मंडी हाउस का एक लड़का है। खैर वो अब आ गए, खैर वो आ गए शाम को। हमने कहा चलो अब बड़ी बढ़िया। इस बीच में मैंने वो जो कांवड़ होती है, कांवड़ वावड़ तैयार कर ली दशरथ की और उसकी श्रवण कुमार की। अब हमने सीन शुरू किया। हमने कहा चलो फिल्म की टेक्निक अपनाई हमने, वो भी लड़का कहाँ इतने भारी लोगों को उठाता है। हमने कोई कांवड़ में बैठे हैं कि चलो जी मैं तुम्हें ले चल रहा हूँ, उसके बाद खट से पर्दा गिरा, उसका फिर पर्दा खुलता है तो वो जंगल में है। मैंने एक्टर को अच्छा खासा तैयार किया था। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, दशरथ जो था, जो चौथा आया था वो दशरथ बनाया मैंने कहा ये एक काम करना कि सारा समझा दिया था कि यार वो श्रवण कुमार आएगा, पानी के उसमें नदी के किनारे है, आप देखते हैं और ये कहेंगे कि देखो भाई कितना सुंदर एक वो है, आज मुझे शिकार मिला है, ये वो उसका तीर चलाओगे, फिर वो रोएगा पीटेगा, सारी कथा सुनाएगा। उसके बाद आप उसके माता पिता को ले जाके पानी पिलाएंगे, रोएंगे पीटेंगे, जो भी करना है। गोविंद, क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स देखिए, सीन खुलता है, शुरू हुआ, दशरथ जी आए और दशरथ जी जो एंटर होते हैं विंग से और देखे कि वो श्रवण कुमार जो है वो नदी किनारे अपने बैठा हुआ है, उन्होंने उठाया और धाए से खींच के जो तीर मारा, टक, और तीर मार के कहते हैं अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो श्रवण कुमार को तीर मार दिया। अरे अरे इसके तो माता पिता वहां इसका इंतजार कर रहे होंगे, बेचारे पानी के लिए तरस रहे होंगे, चलो अब मैं इसको लेके और पानी लेके मैं इसके माता पिता के पास जाता हूँ। ये हो गया सीन का, मतलब जो तैयारी थी सारी की सारी, बेचारे श्रवण कुमार के सारे डायलॉग्स रह गए, वो तो सीधे आते ही मर गया।
है ना, वो तो आते ही दशरथ जी आए, उन्होंने कुछ नहीं देखा ही नहीं, कोई डायलॉग ही नहीं बोला है कि यार इतना सुंदर हिरण है या क्या है, या मुझे कोई पशु दिखाई दे रहा है। सीधा तीर मारा, बोले करे ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो श्रवण कुमार को तीर मार दिया। तो एनी खैर वो हुआ। उस रामलीला का सबसे बड़ा पहलू, बढ़िया जो पहलू था वो ये था कि तो पूरे ओवरऑल 12 दिन की जो रामलीला थी वो पूरी इम्प्रोवाइज थी। हमारे पास टाइम ही नहीं था, डायलॉग्स वगैरह स्क्रिप्ट कुछ नहीं। अब क्योंकि रामायण का सारा पता है, रामायण में क्या होता है क्या नहीं हुआ है, कैसे कैसे क्या है, सारी चीजें थी। तो सारा जो हुआ है वो पूरा का पूरा इम्प्रोवाइज मामला था। तो और लेकिन बहुत बढ़िया रामलीला हमने की। नहीं बट नहीं, मतलब आफ्टर यही तो थिएटर की खासियत है ना, कि मतलब हम सोचते कुछ हैं और ऑन द स्पॉट क्या होगा नहीं पता, कुछ भी घटित हो सकता है। यही तो, इसी बात के लिए तो ऑडियंस को थिएटर में मजा आता है, कि वो लाइव हाँ आर्ट कब क्या होगा नहीं पता है। मतलब हाँ हाँ हम हाँ। बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, ये थोड़ी पता है कि लाइट फ्यूज हो जाएगी आज, अब वो हो हम्म जाती है। हम्म और उस समय हम्म, एक्टर किसी और भाव में होता है, भाव कुछ और बन जाते हैं, कभी तो लाइट हाँ चली गई अब हाँ, क्या करूं। वही तो है सर, वही है वही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग था ये हम्म किस्सा। तो मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप बीएनए गए, आप लखनऊ चले गए, हम्म बीएनए चले गए, उस समय तो एनएसडी भी था, बगल में था। तो एनएसडी न हम्म। जाके बीएनए आप गए, तो उसके पीछे क्या था कि आप मतलब मुझे लखनऊ में पढ़ना, यहाँ नहीं पढ़ना, और कैसे आपने सोचा कि मुझे बीएनए जाना है उस समय, और बीएनए के दिन कैसे रहे आपके 2 साल? नहीं यार, वो गोविंद एनएसटी में एडमिशन मिला ही नहीं। मैं क्या बताऊं, कारंत जी जो हैं वो डायरेक्टर थे, मैं तो बीए करने के बाद ही अप्लाई किया था। कारंत जी डायरेक्टर थे, और रिटर्न सब क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो उसमें कारंत जी बैठे हुए थे, और कारंत जी के मेरे बीच, हमने नया नया अंधायुग पढ़ा था उन दिनों। अच्छा, वो एक उम्र होती है ना कि आदमी को लगता है कि यार मैंने तो बहुत पढ़ा लिखा है ना, उसे लगता है कि मेरे सामने कोई कुछ है ही नहीं। तो नया नया अंधायुग पढ़ा था, लिटरेचर के आदमी थे हम खुद। तो अंधायुग पर उन्होंने, कारंत जी ने कुछ सवाल कर दिया, मैंने भी ढंग के जवाब दिए, और बहुत सटीक जवाब थे सारे के सारे। आज भी अंधायुग पे मुझसे कोई बात करे तो मैं वही बातें कहूंगा जो मैंने उस समय कही थी। अब वो कारंत जी कहीं अटके हुए थे। अब कारंत जी को पता नहीं क्या हुआ उस समय, वो उनको ये लगा कि यार मैं जो कह रहा हूँ वो इस बात को माने लड़का किसी तरीके से। और ये लंबी बहस खिंच गई उस पे। तो आखिर में मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कहा है आप शायद मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। कारंत जी एकदम से बोले, ऐसा है कि हम आपकी बात समझने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, आपको हमारी बात समझनी होगी। अच्छा, वो एक एज होती है यार, इतना बर्दाश्त कहाँ, एक एज होती है ना आदमी की, उम्र थी वो। आज का वक्त होता तो मैं हंस देता इस बात पे। मैंने कहा जी नमस्ते, उठा, मैंने कहा नमस्ते। मैंने कहा मेरे और आपके बीच में अब कोई बात नहीं हो सकती, एग्जैक्टली ये मैंने कहा कारंत जी से। मैंने, मेरे और आपके बीच में अब कोई बात नहीं हो सकती, और मैं जा रहा हूं। चले आए। ये उस समय की बात है जब मैंने सन 80 में बीए किया था। फिर मैंने एमए में एडमिशन ले लिया। उसके बाद हमारे साथी दिनेश खन्ना जो हैं वो बीएनए जा चुके थे हमसे 1 साल पहले। उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। तो मैंने फिर अपना एमए करने के बाद मैंने कहा यार अब नहीं करते खाली, अब नहीं करना, ये एनएसडी नहीं जाऊंगा मैं, जहाँ लोग मेरी बात नहीं समझ सकते। वो एक उम्र का असर होता है कि बात नहीं समझ सकता, मैं नहीं जाऊंगा। मैं सीधा गया। एमए करने के तुरंत बाद लोग 16-17 साल की पढ़ाई के बाद कोशिश करते हैं कि भाई चलो कहीं कुछ नौकरी वोकरी कर ली जाए, कुछ किया जाए। मैं इमीडिएटली आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड माय एग्जामिनेशंस आई लेफ्ट फॉर लखनऊ। तो वहाँ दिनेश कोई प्ले कर रहे थे, ताजमहल क्या था वो, वहारे ताजमहल वहाँ। मैं वहाँ गया तो दिनेश ने उसमें मुझे रोल दिया, मेन रोल मैंने किया। और आज भी अगर गोविंद कभी लखनऊ के पुराने लोगों से बात करो, बहुत सारे लोग चले गए उस समय के, क्योंकि ये बात अब से लगभग 37-38 साल पहले की है। तो आज भी उसकी तारीफ होती है उस रोल की। ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ के लोग करते हैं। उसके बाद बीएनए में एडमिशन ले लिया। एनएसडी मैंने इसलिए नहीं किया,
अच्छा, फिर ये हुआ कि भाई मैंने बीएनए कर लिया, बीएनए में मेरे पास ये भी चांस था कि मैं 1 साल की इंटर्नशिप भी करता, 2 साल के कोर्स के बाद। इंटर्नशिप मैंने नहीं की, मैंने कहा यार अब कर लिया ना, अब नहीं करना। तो इंटर्नशिप जिनको करनी है वो करें, मैं नहीं करूंगा। तो अच्छा, मेरे जहन में एक बार भी ये नहीं आया, कसम से बता रहा हूँ, कि यार मैं एनएसडी में अब कोशिश करूं। मैंने ठीक है, जो मुझे बेसिक बेसिक जानने थे वो मैंने हालांकि मेरा बीएनए का भी एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं, इट वाज वेरी बिटर एक्सपीरियंस फॉर फॉर द होल स्पैन ऑफ 2 years। इट वाज रियली वेरी बैड एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा अब नहीं जाना यार, अब नहीं करेंगे, अब फील्ड में काम करेंगे। अब बड़े बड़े सपने थे यार हम, मतलब तब तो लगता था ना कि अमिताभ बच्चन को तो हम लेकिन यूं लेकिन साफ कर देंगे। लेकिन सर एक ये भी होता है ना कि मतलब परसेप्शन होता है, कभी कभी हमें लगता है कि बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो अच्छा भी होता है। देखने का हम्म। नजरिया 2 साल मतलब कैसे, मतलब क्योंकि आप शायद फर्स्ट या सेकेंड बैच के थे ना सर? हाँ, मैं जब 2 साल का हुआ है तो आई वॉज, मैं जो हमारा बैच फर्स्ट बैच था, जो शुरुआती 2 साल का था, क्योंकि दिनेश खन्ना और ये जेपी सिंह थे, और इनके साथ और कौन लोग थे, इन लोगों के खन्ना जी कभी का ये जो नहीं, कोर्स था इन लोगों का भी जो था। हाँ, खन्ना। खन्ना जी खन्ना जी का तो 2 साल का कोर्स था ना वहाँ, उन्होंने दो नहीं, साल वही मैं वाला बता रहा वही मैं बता रहा हूँ। खन्ना जब जिस समय गए थे उस समय 2 साल का नहीं था, उस समय शायद 1 साल का ही था। लेकिन ये जब मैं गया हूँ वहां पे जिस साल, उस साल ये 2 साल का हो गया है। अच्छा। मतलब तभी इतने पहले से तय हो चुका था कि 2 साल का है। या मैं मे भी रॉन्ग की हो सकता है, दिनेश खन्ना वाले बैच में ही शायद 2 साल का हो गया हो। लेकिन मुझे कुछ ऐसा पता है कि उस समय 2 साल का नहीं हुआ था, 2 साल का ही तब हुआ है। 1982 में 2 साल का हुआ है। जी। एंड अच्छा, अब तुमने पूछा था कि वो जो एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस। हाँ कि मतलब क्योंकि वो नया नया बना था और नया नया 2 साल का शुरू हुआ था, तो हम्म। आप लोग सब कुछ, कोर्स भी नया, चीजें भी नई, 2 साल का अभी नया बना है, तो कैसा रहा आप हम्म। लोगों का वो एक्सपीरियंस? हाँ, तो वो मैं बता रहा हूँ। अ, मैंने मेरे 2 साल जो हैं वो हम्म, ठीक ही रहे। अब मैं ठीक ही कह सकता हूँ क्योंकि मैं 2 साल वहां पे बिताए। तो 2 साल बहुत अच्छे रहे, और एक क्रिएटिव सोच के आदमी की हैसियत से मुझे लगता है कि अगर मैंने बहुत कुछ पाया नहीं वहां, तो मैंने खोया भी कुछ नहीं। क्योंकि मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि मेरे बीएनए के जो 2 साल थे, बल्कि इसको 2 साल को छोड़ दो, बीएनए की बात करता हूं मैं, उसी में उसमें जवाब मिल जाएगा पूरा का पूरा। बीएनए जो है वो मुझे लगता है आज की तारीख तक भी मुझे नहीं लगता कि वो एक कोई क्रिएटिव इंस्टीट्यूट है या कोई आर्ट का इंस्टीट्यूट है। वो नहीं है। वो 1982 में जब मैं गया था तब भी वो आर्ट से ज्यादा जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं और पर्सनल जो एम्बिशंस हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका इंस्टीट्यूट था। और आज भी वो वही इंस्टीट्यूट है। जो भी वहां के कर्ता धर्ता थे उनका इस बात में जी। कोई कतई इंटरेस्ट नहीं था, कतई। मतलब मेरी बात जो भी लोग सुन रहे हो, वो बुरा माने भला माने, मुझे इस बात की आज चिंता नहीं कि जब मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने बात करने, तो मैं बाद में सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। उनका कतई इस बात में इंटरेस्ट नहीं था कि जो यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं अपने अपने घरों से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, वो कुछ करके यहाँ से निकलें। सबका इंटरेस्ट ये था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां हम बैठे हुए हैं, उस इंस्टीट्यूट से हम कहां तक अपना लाभ ले सकते हैं। क्योंकि जो ओट उनको मिली हुई थी, ओट मिली हुई थी कल्चर की और आर्ट की, थिएटर की, उनको ओट मिली हुई थी। तो उसमें जो भी लोग थे, जो हमारे टीचर्स थे, जो वहाँ का स्टाफ था, स्टाफ तो बेचारा क्या होता है, स्टाफ तो कुछ नहीं होता, टीचर्स और जो वहाँ के चलाने वाले लोग थे, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। तो उनके सबके अपने अपने इंटरेस्ट और हर आदमी का अपना एक ईगो। मैं एक बात कहूंगा, गोविंद के, अभी मैंने कुछ दिन पहले
अब्राहिम अलकाजी साहब पर वो किताब निकली है एनएसटी से, अब्राहिम अलकाजी एक युग पुरुष या रंगमंच के युग पुरुष, वो पुस्तक। तो उस पुस्तक का मैंने बहुत काम किया है, क्योंकि सारे आर्टिकल्स मेरे पढ़े हुए हैं, सब मेरे पढ़े हुए गए। मैंने उसकी प्रूफ रीडिंग की, कईयों का मैंने, बहुतों का मैंने ट्रांसलेशन किया, तो मैंने सारे पढ़े। तो जब अब्राहिम अलकाजी की जिंदगी को मैं देखता हूं और उस आदमी को मैं देखता हूं कि वो एक आदमी था और एक वो आदमी जो बीएनए का था, तो मुझे फर्क नजर आता है कि आज एनएसडी क्यों एनएसडी है और आज बीएनए क्यों बीएनए नहीं है। तो अच्छा, स्टेटस में दोनों के कोई फर्क नहीं है, बल्कि शायद अलकाजी साहब जो हैं उनका अपना स्टेटस, फैमिली स्टेटस और सोशल स्टेटस शायद कहीं बड़ा रहा होगा अपने वक्त में, लेकिन वो आदमी, वो आदमी जो है, थिएटर नहीं कहूंगा मैं, वो आदमी आर्ट के लिए था, वो आदमी क्रिएटिविटी के लिए था और वो आदमी क्रिएटिविटी के लिए जिया। मुझे एनएससी से कोई आज लाभ होने वाला नहीं है ये बात कहकर, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूं मैं वो बात कह रहा हूं। जबकि वो नहीं थे, उनका यह था अपनी एक जबरदस्ती का, अहम बिना बात का। अच्छा, मजेदार बात यह है कि वो जहां हमारे टीचर जितने भी थे वहां पे, उन सबके अपने अपने अहम थे और सबके अहम आपस में टकराते थे, उसमें पिसते हम थे। जो वहां पे तलवे चाटने लगता था उसको रोल मिल जाते थे, और जो अपनी सम्मान में रहता था, अपने आत्मसम्मान को समझता था, तो वो पिछड़ जाता था, वो पीछे खड़ा कर दिया जाता था। मेरे पास, मैं बहुत बिटर एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं। मैं ये हमारे, मैं कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, इस बात को नाम लेकर कह रहा हूँ, आई एम नेमिंग द पर्सन। भाटिया साहब थे, हेमेंद्र भाटिया, हमारे वो टीचर थे उसके, स्टेज क्राफ्ट वगैरह के, लाइट वगैरह के। आज मुझे उनसे कोई वो नहीं है, मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, मैं पाँव छूता हूँ उनके। भाटिया साहब के और मेरे बीच में पता नहीं क्या रहा 2 साल तक। उनका इतना जबरदस्त, मतलब फॉल्स ईगो, नॉट ईगो, फॉल्स ईगो, इतना जबरदस्त उनका था कि, और मुझसे उनको पता नहीं क्या वो हो गई थी, चिढ़ हो गई थी। एक छोटी सी घटना बता रहा हूं कि मैं और एक उनका बहुत ही खास, जो मतलब उनका खास था, जिस पर उनका वरदहस्त था, और एक मैं, हम दोनों एक साथ एक दिन क्लास में घुसे। एक दिन एक साथ हम लोग क्लास में घुसे हैं, और भाटिया साहब ने उसको तो क्लास में एंटर होने दिया, बैठा दिया। वो सर गेट आउट। मैंने कहा व्हाई शुड आई गेट आउट, यू आर लेट। मैंने, नो, if the matter is of being late, now both are late, not only I am late. Sorry, you are late by 30 seconds. What rubbish यार। और मुझे उन्होंने नहीं आने दिया यार क्लास में, क्योंकि मैं उनकी गुड लिस्ट में नहीं था। मैं उनसे बहस करता था, जब कोई बात होती थी, कोई मैटर होता था, कोई, तो मैं बहस करता था। उन्हें ये था कि मुझसे बहस, हमसे बहस क्यों करता है कोई स्टूडेंट, उसे हमसे सवाल करना ही नहीं चाहिए, हम जो कह रहे हैं उसको मानना चाहिए। तो अब तुम खुद सोच सकते हो गोविंद कि इन हालात में मेरे 2 साल कैसे बीते होंगे। खुद हमारे जो बॉसों के बॉस थे वहां के, लखनऊ के थिएटर के हैं वो, बॉसों के बॉस हमारे, उनके साथ भी रहा, लेकिन उन्होंने खैर उस तरीके से नहीं किया। लेकिन उनसे भी मुझे कोई भाई, मैं एक्टिंग की उसके लिए गया था, ट्रेनिंग के लिए वहां गया था, ड्रामा की, थिएटर की ट्रेनिंग के लिए गया था, मुझे रोल ही नहीं मिले करने को। मैं फाइनल ईयर में हूं और रोल सारे के सारे दिए जा रहे हैं फर्स्ट ईयर वालों को, जबकि उससे पहले मैं रोल कर चुका हूं और मुझे अप्रिशिएट किया गया। खुद बॉस ऑफ बॉसेस जो हैं उन्होंने मुझे, मेरे काम को अप्रिशिएट किया, लेकिन मुझे रोल नहीं दिया, क्योंकि उनको ये हो गया कि भाई ये आदमी तो है, सवाल करता है। फिर बीच में स्ट्राइक भी हुई थी एक बार, उस स्ट्राइक में हम भी, जब सबने स्ट्राइक की तो हम भी उस स्ट्राइक में शामिल थे सबकी तरह से। तो वो भी उनके दिल में कांटा चुभा होता, फांस थी उनके कलेजे की, वो नहीं दिए रोल। मैं वहां क्यों गया था भाई,
मैं वहां अपने 2 साल बेकार करने तो नहीं गया था। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस है बीएनए का, वो कोई मेरे लिए कुछ भी, मतलब मैंने बीएनए से कहा जाए तो कुछ नहीं सीखा। और मुझे जो कुछ भी सिखाया मेरी जिंदगी ने सिखाया, मेरे अपने अनुभवों ने, और मेरी जो एक एनालिटिकल पावर है उसने मुझे सिखाया है, और किसी ने मुझे नहीं सिखाया। तो माइन वॉज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सर, अब ये तो मतलब इत्तेफाक की बात है। अच्छा लग रहा है कि आपने बेबाकी से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी सी बात है सर। नहीं तो जब हमें क्योंकि बात करनी है तो गोविंद बेबाकी से करनी चाहिए। हमें कभी भी जो है डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए इस मामले में। जो मन में है वो तो बाहर आना ही चाहिए कि मेरे मन में ऐसा था तो ऐसा था। मैं आज भी मैंने अलकाजी साहब को कभी देखा नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम कि मैंने कभी उनकी झलक भी देखी होगी। लेकिन मैं मतलब आई ओ टू दैट पर्सन यार, आई रियली, मेरे मन में उस आदमी के लिए जो सम्मान है वो एक, लेकिन नहीं यार। जैसे मैं कहूँ, जैसे आपके एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे तो लगता है कि जैसे मैं भी बीएनए का हूँ, मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ उसकी, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि अगर शायद बीएनए में नहीं होता तो मैं एनएसडी तक पहुंच ही नहीं पाता, जितना कुछ समझा जाना। क्योंकि समय में बहुत बड़ा अंतर है, आपके समय में मेरे समय में बहुत बड़ा अंतर हुआ। नहीं, तो समय का अंतर भी है गोविंद। दूसरी बात ये भी है कि जब आप एक जगह पर 2 साल रहते हैं, जी 2 साल आप एक जगह पर रहते हैं, तो मेरा प्रोसेस, मेरा क्या था, मैंने क्या कहा जी कि मैं, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था, जी मेरी बात को समझना जरा, क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं था, मैं उनसे झगड़ता था, वो करता था, आर्ग्यूमेंट करता था उनसे, वो उनको लगता था। बट अ प्रोसेस वॉज देयर, थिएटर का कुछ तो टेक्निकल प्रोसीजर वहां पे था ही था। जो आप 2 साल जब एक इंस्टीट्यूट में रहते हैं, तो उससे तो आपका आमना सामना होता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब आपका होता है, तो उसके बाद अगर मैं भी देता है एनएसडी का एग्जाम, तो मैं भी एनएसडी आ जाता, मेरा भी सिलेक्शन हो जाता, कुछ उसमें कोई परेशानी थी। मैं इंग्लिश यही में सब एमए है, करके। इसीलिए तो हाँ बोलो। टीचर टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है कि स्टूडेंट को ऑफ कोर्स, बनाने में, है ना। वो ऑफ टीचर कोर्स चाहे होता तो है। उसको अच्छा बना दे, वो चाहे तो इधर का उधर कर दे। क्योंकि जब हम हम्म। इंस्टीट्यूट जाते हैं तो हम नहीं जानते कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। मतलब ऐसा हम्म। एक किस्सा हुआ था, जैसे मोहन जी ने बड़े अच्छे से मतलब मुझे संभाला था, या रॉबिन सर के बारे में बोलना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग था सर। कि जब सेकंड डे में हम्म। डिजाइन लिया तो मैं भी बहुत उखड़ता था, तो मोहन जी ने डांट हम्म। डांट के, मोहन मांझी ने डांट के, मतलब डांट के नहीं, बड़े प्यार से कि देख मैं बुजुर्ग हूँ, तुमने डिजाइन लिया है, लेकिन तुमने बहुत अच्छे से संभाल के बहुत सारी चीज बताई, जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। शायद मैं भी बिगड़ जाता, है ना। उसी तरह रॉबिन हम्म। सर से भी बहुत बातें हुई। रॉबिन सर बहुत डांटते थे, कहते थे तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम वहां क्यों खड़े हो। उस समय बड़ा बुरा लगता था कि रॉबिन सर मुझे हम्म। क्यों डांट रहे हैं, किस लिए डांट रहे हैं। लेकिन हम्म। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े वो समझ में आया कि मतलब नहीं, वो क्यों डांटते थे, तो समय के साथ समझ में आएगा। तो हर चीज का हम्म। मतलब टीचरों का बड़ा योगदान होता है, आप सही कह रहे हैं। मतलब एक टीचर कैसे कैरी करता है अपने स्टूडेंट को, कैसे बनाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर एक हम्म। प्रश्न है, ये देवाशीष मिश्रा का एक प्रश्न है। क्या आप हाँ, मानते हैं कि दोनों स्कूल, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? देवाशीष बिल्कुल आ मिश्रा रही जी का है। एक प्रश्न है कि क्या आप मानते हैं कि दोनों स्कूल में भारतेंदु नाट्य अकेडमी का सिलेबस अधिक अच्छा है एनएसडी के मुकाबले? अगर नहीं तो कारण स्पष्ट करें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं बीएनए से लगभग लगभग 30 साल से अधिक हो गया कटा हुआ पूरी तरह से। आज वहां क्या सिलेबस है मुझे नहीं पता, ठीक है। हाँ, मैंने जो सिलेबस वहां पे पढ़ा था उसके बारे में मैं जरूर कह सकता हूँ। एनीवे, एनएसडी का जहां तक सवाल है, एनएसडी से मैं लगातार पिछले 17-18 साल से मैं एनएसडी के लिए काम कर रहा हूँ। आई एम नॉट एन एम्प्लॉय विद एनएसडी, लेकिन मैं एनएसडी के लिए काम कर रहा हूँ। तो एनएसडी का सिलेबस और बीएनए का सिलेबस, मुझे लगता है कि बीएनए भी जब शुरू हुआ था या किया गया होगा, तो एनएसडी के सिलेबस को सामने रखकर किया गया था। इसमें मुझे कोई दो राय, मतलब मुझे कोई वो नहीं है, दुविधा नहीं है इस बात को कहने में कि वो एनएसडी के सिलेबस को ही सामने रखकर तैयार किया गया था। लेकिन 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 बात फिर वहीं आ जाती है कि उस सिलेबस को
इम्प्लीमेंट कराने वाले कौन लोग हैं? तो मुझे नहीं लगता कि सिलेबस में कोई फर्क है। फर्क जो है, फर्क है उन लोगों में, उन लोगों के पूरी की पूरी अप्रोच में, जो काम करा रहे हैं यहां और वहां। मैं एनएसडी में देखता हूं, मैंने तुम्हें खुद देखा है गोविंद, बाकी सबकी बात छोड़ो, मैंने तुम्हें खुद देखा है कि तुम किस तरीके से अपने टीचर से भिड़ जाते थे। आज भी अपने सीनियर से, तुम जिन लोगों ने तुम पढ़ाया है उनसे तुम बहुत सारी चीजों को लेकर भिड़ जाते हो। और तुम ही नहीं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। बट वन कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस लिबर्टी इन बीएनए। ही वुड बी किक्ड आउट इमीडिएटली फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। ये हाल है, ये फर्क है। सिलेबस का फर्क नहीं, फर्क ये है। तो देवाशीष जी को मेरा ख्याल है, मुझे पता नहीं उनको मेरा जवाब कैसा लगेगा, लेकिन जो जो स्टार ट्रूथ है वो यही है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये आज आप भी जो मैं एक्चुअली, सुनता हूँ ना, हाँ, आज भी जो जी मैं जी हाँ, सुनता हूँ बीएनए के बारे में। हाँ, बोलो बोलो, चलो। आप बता रहे हैं, बोलिए बोलिए सर। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आज भी जो मैं बीएनए के बारे में सुनता हूँ, कि हालात जो हैं वो आ, तब से बदतर ही हैं। बेहतर जी तो कतई नहीं है, बेहतर कतई नहीं है, बदतर ही हैं आज भी हालात। जी। यार एक एक्चुअली चीज बहुत सीधी सीधी देख लो, कि बीएनए के कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहां से बीएनए से निकलने के बाद में और बाहर अपनी जगह बनाई है। बहुत चलो मैं सारे सर एक्टिंग, ऐसे। जी एक्ट बहुत। नहीं नहीं, बॉम्बे की बात करता हूं मैं सीधा। हमारे सामने एकमात्र जो है टारगेट बॉम्बे का होता है। मतलब ये इसमें कोई वो नहीं है, बहस का विषय नहीं है। बॉम्बे होता है सबके दिमाग में। मतलब बॉम्बे सर जो में बॉम्बे कितने, में, मतलब ये बताइए, जो नहीं बॉम्बे नहीं में नहीं, फेमस नहीं, वो मतलब नहीं नहीं, बॉम्बे फेमस नहीं। फेमस नहीं। मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, एक्टर्स की बात हाँ। कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, मैं सीधी बात बताऊं, जो भी थिएटर में आता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंस्पायर्ड बाय एक्टिंग। उनके उनका जो एक फोकस होता है वो एक्टिंग का होता है, और एक्टिंग में भी उनका फोकस ये होता है कि उन्हें यहाँ से करने के बाद बॉम्बे निकलना है। तो कितने लोगों ने, अब अच्छा, जो दो चार नाम बॉम्बे एनएसडी के दो तीन नाम लिए भी जा सकते हैं, सॉरी बीएनए के, उन्होंने बीएनए से निकलने के बाद पहले एनएसडी गए, वो फिर एनएसडी से वहां पे गए। सर एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है, अगर बीएनए से निकलने के बाद किसी ने नजदीक किया, मैंने भी किया है, मेरे अपने लॉजिक है, हम्म। मैंने क्यों। भाई मैं चाहता था नजदीक बाद मैं राडा भी जाऊं, मैं कोरिया भी हम्म। गया 6 महीने पढ़ने के लिए। तो हम्म। पढ़ाई, अगर मैंने ग्रेजुएशन किया, एमए किया, पीएचडी किया, तो बुराई क्या है भाई। आदमी ग्रेजुएशन किया कहीं, फिर उसके बाद एमए किया, फिर पीएचडी किया, तो उसमें तो कोई लॉस नहीं है। नहीं, बिल्कुल लॉस नहीं, बल्कि बहुत अच्छा है। आप जितना पढ़ें उतना अच्छा है, हाँ जितना पढ़ें उतना। लेकिन एक बात गोविंद, एक बहुत सीधी सी बात है, मैं बिल्कुल एक लेमैन की तरह से बात कर रहा हूँ, कि जी जी सर। आपके दिमाग पर 2 साल तक जो असर होता है, 2 साल तक जिस, या तो आप डिप्रेशन में जिए या फ्रीडम में जिए। जो फर्क है बीएनए का और एनएसडी का, वो डिप्रेशन और फ्रीडम का फर्क है, और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। डिप्रेशन में सर आप ये, जिएंगे, आप कितने भी बड़े एक्टर, कितने भी बड़े कलाकार हो, कितने बड़े क्रिएटर हो अपने आप में, आप कितने बड़े आप इमेजिनेटिव पर्सनालिटी हो, लेकिन डिप्रेशन में अगर आप लगातार जिएंगे, कुंठाओं में जिएंगे, तो आपका क्या होगा, आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। शायद मुझे लगता है शायद वो दौर था जब ऐसा हुआ, क्योंकि हम्म। मेरे एक्सपीरियंस डिप्रेशन वाले कभी नहीं रहे बीएनए के साथ। मेरे तो बहुत चल। अच्छे समय रहे। हम्म। मैं आपका बहुत दूर कह रहा हूँ, लेकिन मेरे बहुत अच्छे समय रहे, मतलब मुझे बीएनए से कभी कोई शिकायत नहीं रही। नहीं, मैंने मुझे तुमसे बीएनए, पहले कह दिया, मैं तो तुम जी पहले कह दिया कि पिछले लगभग 30 साल से ज्यादा हो गया मैं बिल्कुल जी बीएनए के संपर्क में नहीं हूँ। जी बिल्कुल अब बिल्कुल। वहां क्या, लेकिन जो खबरें छन छन के आती हैं वो ये है कि जी आज की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर है। जी सर यार ये जिस इसके, हम्म, जी हाँ, बोलिए बोलिए, जी सर, जी मैं सर। कह रहा था कि जिस इंस्टीट्यूट को आज की तारीख तक 1976 में ये शुरू हुआ, सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुआ, 1981-82 में बाकायदा एक इंस्टीट्यूट हो गया थिएटर का, आज की तारीख तक उस इंस्टीट्यूट को एक फुल फ्लेज डायरेक्टर नहीं मिल पाया, आज की तारीख तक। इससे बड़ी सर ये बदकिस्मती क्या हो सकती है?
सर ये बहुत इंस्टीट्यूट की बात है, बहुत जगह में तो इस प्रॉब्लम चल हाँ, रही तो है। हम लोग इस बहस में ना पड़े एक्चुअली ना आके। हाँ, तो मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा था। तो ये राहुल हाँ, चौधरी एक्चुअली। जी पूछ रहे हैं कि अनिल अनिल जी, सिकंदर पद्मश्री के बारे में आपके क्या ख्याल है? मैं नहीं जानता सिकंदर सिकंदर, पद्मश्री जी। नहीं, ये मैं भी नहीं जानता, सिकंदर पद्मश्री मैं भी नहीं जानता। उन्होंने कुछ प्रश्न किया था जो मुझे भी नहीं पता, मैंने इसीलिए मतलब उसको बात को आगे बढ़ाई। सिकंदर पद्मश्री तो मेरे हो सकता एक है बात कोई और हो है, हाँ। एक बात और है कि अच्छा आप जब पास आउट होके निकले तो हाँ। मतलब हम नहीं जानते उसके बाद आपने क्या क्या किया, बॉम्बे की प्लानिंग थी, बॉम्बे गए नहीं गए? क्योंकि मैंने जहाँ से आपको देखा है सिर्फ लिखते पढ़ते काम करते, तो है ना, तो मैं चाहूंगा उसके बारे में जरूर शेयर करें कि जब आप वहां से निकले, क्योंकि आपको तो एक्टिंग का शौक था, फिर आपने एक्टिंग के लिए क्या क्या किया सर? यार, पापी पेट। ये बड़ी एक आयरनी है एक्चुअली। मेरा ही मन था कि बॉम्बे, और स्टिल मेरे जो जोश है, मेरा उत्साह आज भी वही है जो आज से 34 साल पहले, जब मैं 33 साल पहले जब मैं बीएनए से निकल के आया था, तब मेरा था। तो आज भी मेरे उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। 37 37 साल हो गए, लगभग 36 37 साल हो गए। तो एक्टिंग मेरा सब्जेक्ट था, एक्टिंग मेरा पैशन था, मेरा लव था एक्टिंग, और एक्टिंग मैंने बाद में की भी बहुत। अब ये जो बात है यहाँ एनएसडी में लिखने पढ़ने की या काम करने की, ये सीधा सीधा जिंदगी की अपनी क्या कहें कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो मैंने भी मैंने भी अपने साथ जो बेवफाई की है, तो उसकी कुछ तो मजबूरियां हैं यार। फैमिली है, बच्चे हैं। अब दिक्कत ये हो जाती है कि या तो आप बिल्कुल, शायद गोविंद, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मैं जीवन में कुछ डर जो है ना, उनसे मुक्त नहीं हो पाया। कि मैं एक फैसला ले लेता कि जो होगा देखा जाएगा, 2 साल मेरे अपने हैं, मैं जा रहा हूँ, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गई फैमिली, भाड़ में गई ये सब वो सब वो सब नहीं। यहाँ सवाल आ जाता था कि यार जब शादी कर ली, और वो भी मोहब्बत में की थी, शादी मोहब्बत में की थी, तो अब यार वो, अब माँ बाप तो नहीं वो करेंगे ना, वो तो कहेंगे साले हमसे पूछ के की थी क्या, तुमने की थी अपनी मर्जी से, निभाओ अपने जैसे तुम्हें करना है। अब बच्चे हैं, अब जब बच्चों का वो आ जाता है सामने कि भाई ये कोई बच्चा बीमार है, मैंने वो दिन देखे हैं कि यार मेरे बच्चे के पास, बच्चे के लिए दवाई नहीं थी, और मेरे पास 1,000 रुपया नहीं था, और मैंने जिस आदमी के साथ मैंने काम किया 5 साल अपने पूरे उसको दे दिए, मैंने उससे कभी 5 साल में एक पैसा नहीं लिया। उससे जब मैंने 1,000 रुपया मांगा, तो उसने मुझे 1,000 रुपया देने को मना कर दिया। तो वो जो कुछ डर रहे जिंदगी में हमेशा कि नहीं यार, अच्छा यहाँ से मुझे 10,000 मिल रहा है ना, अच्छा उस काम से मुझे 15,000 मिल रहा है, वहां से यार चलो मुझे 20,000 रुपये मिल रहा है। ये जो 15 20 10 5, ये जो सिलसिला है ना, शुरू सारा का सारा, इसने मुझे कहीं निकलने नहीं दिया। सही बात ये है, या मैं अपने आप को इस डर से निकाल नहीं पाया। बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ यार। कोई और बहुत सारे लोग होते पता नहीं क्या कारण बताते, लेकिन बहुत ईमानदारी की बात है कि मैं खुद डरा हुआ, मैं इस डर से कभी बाहर नहीं निकल पाया। कि जब मुझे दिखाई देता है कि यार अच्छा मैं अभी यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे ये 15,000 रुपये मिल जाएगा, अब यार मैं वहां जाऊंगा तो पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी। अब रही बात सफर की, एक्टिंग की, तो ये तो एक वो कारण है कि जिस वजह से मैं आज भी लगभग वही हूँ जहां से 36 साल पहले था, 37 साल पहले जब मैं वहां से करके आया था, तो लगभग वही हूँ आज भी। रही बात एक्टिंग की और बॉम्बे जाने की, तो बॉम्बे में रहा, काफी रहा मैं बॉम्बे। और
चंद्रकांता सीरियल से मैं लगभग 5 साल तक लगातार जुड़ा रहा, एक्टिवली उससे जुड़ा रहा मैं, उसके पूरे प्रोडक्शन से मैं जुड़ा रहा 5 साल तक। और उसका टेलीकास्ट शुरू होने से 1 डेढ़ महीना पहले मैंने उसको छोड़ा था, और मेरे अपने कारण थे जो मुझे छोड़ना पड़ा। कि वहां से शादी मेरी हो चुकी थी, काम मैं वहां पे करता था उनके साथ में। अब वो ये कहती थी कि भाई आपको परेशानी क्या, पैसा क्यों चाहिए आपको, पैसा आपका बैंक में जमा हो रहा है, आप ये मान लीजिए। और मैं कहता था भाई मेरी शादी हो चुकी है, मुझे घर पे भी पैसा भेजना है, कुछ करना है। तो वो इसके अलावा और भी कुछ थी बातें जिस वजह से मैंने फिर चंद्रकांता को छोड़ा, करने आ गया। उसके अलावा गोविंद मैंने दिल्ली दूरदर्शन के कम से कम 50 से ज्यादा मैंने सीरियल्स और टेलीफिल्म्स में एक्टिंग की है। और एक वक्त में मुझे भी अच्छा लगता था ये सुनना कि जो कम से कम 4-5 डायरेक्टर्स थे यहाँ पे दिल्ली के, जो ये कहा करते थे कि अनिल शर्मा इज द बेस्ट अवेलेबल एक्टर इन दिल्ली। बहुत काम मैंने किया लोगों के साथ में, और कम 50 से ज़्यादा मैंने सीरियल्स किए हैं और मैंने टेलीफिल्म्स की हैं। लेकिन निभ नहीं पाता यार। बात वहीं आ जाती है कि जब, क्योंकि देखो हमारा एक्टिंग का मामला है, या हम लोग थिएटर के लोग हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि बीएनए ने सच में मुझे कुछ नहीं सिखाया। बीएनए ने अगर मुझे कुछ सिखाया तो ये सिखाया कि आप अपने आप में अगर हो सकते हैं, बने रह सकते हैं, तब तो आपका अस्तित्व है, वरना आपका अस्तित्व नहीं है। बीएनए ने मुझे सिर्फ ये सिखाया, इसके अलावा बीएनए ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। जो कुछ सीखा मैंने अपने आप सीखा, मेरी अपनी जिंदगी ने मुझे सिखाया। तो बात सीधी की सीधी ये है कि हम जब कोई काम करने खड़े होते हैं तो ये भी हमारे सामने एक सवाल होता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं, क्या काम हम कर रहे हैं, उस काम का क्या इम्पैक्ट जो है वो जाएगा। मेरे लिए जब मैं जाता हूँ एक्टिंग करने के लिए किसी सीरियल में या कहीं, तो मेरे लिए, मेरे सामने प्रश्न ये नहीं होता है कि यार मुझे एक्टिंग करनी है और अब पैसा लेना है। मेरा 2 मिनट का कैरेक्टर है, लेकिन मुझे पूरी की मुझे चिंता होती है सचमुच पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की, कि पूरा प्रोजेक्ट कैसा बनेगा यार। क्योंकि मेरा भी जो महत्व है वो तभी है जो पूरा प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा, अदरवाइज नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स हियर इन दिल्ली जिनसे मेरा साबका पड़ा, तो एक ने तो मुझसे कह दिया, जब एक्टर, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि डायरेक्टर और एक्टर के बीच में हमेशा संवाद की गुंजाइश होनी चाहिए, वरना काम नहीं हो सकता। ये सही है कि डायरेक्टर इज कैप्टन ऑफ द बोट, लेकिन डायरेक्टर अकेला नहीं है। बोट भी तभी है जब बोट पे सारे के सारे लोग भी हैं, और भी लोग हैं, तब वो कैप्टन है। उसकी कैप्टनशिप जो है तब जाकर साबित होती है, तो वो जस्टिफाई होती है, अगर बाकी सारे भी हैं। अगर बाकी सारे ही नहीं तो वो कैप्टन किसका है वो। तो लेकिन उसको ये है कि डायरेक्टर को, एक्टर को छूट देनी चाहिए कि वो उसके एक्टर के दिमाग में जो चीजें बन रही हैं, मैं एक्टिंग करने अगर जा रहा हूँ, एक तो एक कैरेक्टर को लेकर मेरा अपना भी एक कंसेप्शन होता है, कुछ मेरे भीतर भी चीजें पनपती हैं, एक आकार लेती हैं। अब मैं जब डायरेक्टर से कहता हूँ, अगर डायरेक्टर ये मुझसे सीधे कहे कि यू आर नॉट सपोज टू यूज योर ओन ब्रेन, यू जस्ट टू फॉलो वॉट एवर आई से, जस्ट गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कैमरा, डोंट आर्ग्यू विद मी, गोविंद नहीं होता। तुम, मैं तुमसे तो कम से कम ये उम्मीद करता हूं कि तुम इस बात को समझ सकते हो कि नहीं होता। तो ये कुछ ऐसे हालात रहे कि फिर मैंने इसको छोड़ दिया। और इसके इतर बम्बई का जो मेरा वो है कि भाई मैं फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया का मेंबर रहा, 8 साल लगातार मैं उसका मेंबर रहा। और मेरी अपनी एक फिल्म मैंने प्लान की थी, और इट वॉज अ पॉलिटिकल सेटायर। आज भी जब तक मरूंगा नहीं तब तक तो मैं कोशिश करते रहूंगा कि शायद वो प्रोजेक्ट कभी पूरा हो जाए। तो हालात हो भी गए थे, एक फाइनेंसर भी मुझे मिल गया था, और 5 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है वो फाइनल हो भी गई थी, और यहाँ तक हो गया था कि आप आइए
और स्क्रिप्ट पूरा करके फाइनल करके शूटिंग शुरू कीजिए कास्टिंग करके। लेकिन तकदीर को मैं क्या कहूँ जो मुझसे आगे आगे चलती है, तकदीर कहूँ या बदकिस्मती कहूँ, कि मैं वहाँ से आया, बम्बई से 15 दिन के लिए आया था, तो यहाँ आके बीमार पड़ गया। और बीमार भी ऐसा पड़ा कि एनल फिस्टुला मुझे हो गया, और जो मेरे खाने की नली तक छेद हो गया वो, तब जाके उसका ऑपरेशन वगैरह कराना पड़ा। 6-7 महीने उसमें निकल गए। फिर मेरी दोनों आंखें बेकार हो गई, उसका ऑपरेशन 2-2.5 साल में बॉम्बे नहीं जा पाया। आखिर में उस मेरे जो फाइनेंसर था उसने मुझसे ये कह दिया, उसके खुद फोन आए 3-4 बार, बाद उसने कहा कि ऐसा शर्मा जी, अब आप पहले अपनी जिंदगी को ठीक ठाक कर लीजिए, उसके बाद फिल्म बने, जब बनेगी तब बन जाएगी कभी। तो ठीक है, वो भी गया मामला। 7-8 साल जो मैंने वहां पे बॉम्बे में ग्राउंडिंग की थी, अपने लिए फील्डिंग की थी, वो खत्म हो गई। लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं हारा हूं। मैं फिर भी उसके बारे में सोचता हूँ, और भी चीजें हैं जिनके बारे में सोचता हूँ। तो और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं बम्बई में कुछ कर जाऊंगा मरने से पहले। चलो ठीक है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल करेंगे, मतलब ऐसे तो रहना ही चाहिए, अभी बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। अगर हम्म एक उम्मीद लेके चले तो उम्मीद तो कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए, उम्मीद तो चलती रहनी चाहिए, है ना। हम्म। सर आपने प्ले भी बहुत सारे डायरेक्ट किए, तो मैं चाहूंगा आप उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करें कि डायरेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, है ना। और हाँ, ये एक ऐसा फील्ड है प्ले का। जहाँ तक सवाल है, मैं थिएटर का आदमी था और थिएटर के लिए आया था मैं। तो मैंने, दो माय इंटरेस्ट वाज इन एक्टिंग एंड आई वांटेड टू प्रोसीड इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग ओनली, बट ऐसा हो नहीं पाता। जब आप करने लगते हैं तो फिर आपको ये भी लगता है कि यार आप वो कर सकते हैं। तो डायरेक्शन मैंने किया। तो पहले तो हम यहाँ अपना करते रहते थे आपस में, हम और दिनेश खन्ना मिलके आपस में डायरेक्ट करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन प्रोफेशनली मैंने जो डायरेक्शन किए हैं, तो वो एक रिएक्शन हो सकता है। शायद आपके सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी जो हमारे बीएनए वाले हैं, उनको आज ये बड़ा सुन के अच्छा लगेगा मैं जो बात कहने जा रहा हूँ। क्योंकि ये बात, चलो बताऊं, 1983 में हमारे यहाँ जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो उन्होंने तुगलक नाटक किया था, डायरेक्ट किया था। उनको बुलाया गया था, उसमें दिनेश खन्ना भी थे, मैं भी था, और दिनेश खन्ना का एक बैचमेट था वो परवेज, उसने तुगलक का रोल किया था। तुगलक का रोल पहले मुझे दिया गया था, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से अचानक कि वो उनको बुलाया गया रात ही रात में। ही वॉज इन इलाहाबाद, इलाहाबाद के थे वो। तो रात ही रात में एक आदमी को इलाहाबाद भेजा गया, वो स्कूल के, वो हमारे बीच के कुछ लोग थे, वो रात ही रात में भेजा गया, बुलाया गया उनको, और वो आए, और फिर वो वहाँ 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 उनको दे दिया गया। तो दिल को चोट लगती है यार। आप मुझे शुरू में छोटा सा रोल दे दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपने रोल दे दिया, मैंने रिहर्सल भी किया, सब कुछ किया, उसके बाद मुझे निकाल के बाहर कर दिया, खड़ा कर दिया गया। कोई बात नहीं, तुगलक मेरे जहन में था। तो मैंने 1987 में, फिर जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के लिए काम कर रहा था लखनऊ में, तब डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से ग्रांट लेकर मैंने तुगलक किया था। तो ये कहा जाता था उस समय कि क्योंकि अनिल शर्मा को उस समय जो है तुगलक नहीं मिला था करने के लिए, तो ये अनिल शर्मा की एक वो है, भीतरी क्या कहें, ख्वाहिश कहें या दबी इच्छा कहें, कुंठा है क्या जो तुगलक कर रहे हैं। क्योंकि सूर्यमन कुलश्रेष्ठ ने उनको तुगलक नहीं करने दिया, आज वो कर रहे हैं। तो आज कुलश्रेष्ठ इस बात को सुन के खुश हो सकते हैं कि अनिल शर्मा ने अपने फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि मैंने वो अनिल शर्मा को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि अनिल शर्मा ने तुगलक बाद में किया मेरे मुकाबले में आके। एनीवे ये है कि उस तुगलक के बारे में जो मैंने किया था, उसके डिजाइन के बारे में आज भी कहा जाता है, जिन लोगों ने वो दोनों तुगलक देखे हैं, तो ये कहा जाता है कि जो मेरे तुगलक का डिजाइन था, दैट वाज मोर इफेक्टिव। ओवरऑल डिजाइन उसका जो है वो बहुत अच्छा था। क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने तुगलक को कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो बना दिया था।
एक था राजा, बड़ा था अत्याचारी, जनता पर करता था अत्याचार, वो ये करता था, मतलब लाइक दिस। तो पहले उन्होंने वो गीत वीत, जो वो इप्टा का अपना एक पैटर्न है ना, कि वो पहले एक ऐसा सॉन्ग गाते हैं, कुछ करते हैं। यार तुगलक वो नहीं है कि आप ये सॉन्ग तुगलक में बीच में घुसेड़े कि एक था राजा, बड़ा था अत्याचारी, शहंशाह, करता था अपनी प्रजा पर अत्याचार, करता था वो दुखी, और ये करता था, देता था मार। लाइक दिस इज ऑल रबिश। तुगलक ये नहीं है जो सुलेमान कुलश्रेष्ठ ने किया था। सौतेली माँ काट दी उन्होंने, सौतेली माँ का रोल ही काट दिया उन्होंने। यार अगर सौतेली माँ नहीं है तुगलक में, तो तुगलक क्या है फिर? आधा तो तुगलक वहीं खत्म हो जाता है, सौतेली माँ नहीं है तुगलक में तो, है ना? तो बाकी, अच्छा हाँ, ये तुगलक था। उसके बाद मैंने लहरों के राजहंस किया था। वो एक वर्कशॉप में मैंने किया था। वो वर्कशॉप थी पूरी की पूरी 1.25 महीने की। उसमें मैंने लहरों के राजहंस किया था, और लहरों के राजहंस को मैंने बहुत अलग तरीके से किया था, कि वो स्टेज पर ही मैंने, यार मेरा कुछ रहा है गोविंद, शुरुआत से, कि कुछ अलग करो यार। तो मैंने कहा भाई भगवान जो बुद्ध हैं, बुद्ध अगर आएंगे, और जो वो है नंद जो है, नंद का मुंडन मैं स्टेज पे कराऊंगा। एक शो होना था। तो मतलब इस तरीके से हमने किया था। उसके अलावा किया तो काफी है, लेकिन जो मुझे याद आ रहे हैं वो है, हाँ, त्यागपत्र। जैनेन्द्र कुमार जी का नॉवल है त्यागपत्र, एंड आई एम द फर्स्ट मैन इन इंडिया टू स्टेज दिस नॉवल। 2004 में मैंने त्यागपत्र को आपके ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का विवेकानंद महिला कॉलेज है, इसी लड़कियों के साथ मैंने किया था त्यागपत्र। तो बहुत वो सराहा गया, बहुत सराहा गया था वो। उसके मतलब समीक्षाएं भी छपी थी, सब थी। एक प्ले का जरूर मैं बहुत विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, वो है रश्मि रथी। अच्छा, संयोग ये है कि रश्मि रथी भी मैंने विवेकानंद कॉलेज की लड़कियों के साथ ही किया था। रश्मि रथी में मैंने तो कोई रश्मि रथी देखा नहीं था उससे पहले। रश्मि रथी पढ़ा था खाली मैंने। हमने कहा चलो शो प्ले तैयार करते हैं। तो हमने प्ले तैयार किया, छऊ में मैंने तैयार किया। मैंने छऊ में छऊ के टीचर हैं उनको बुलाया, सराय किला से, राउर किला से उनको बुलाया 1-1.5 महीने के लिए। वो आए, उन्होंने सारी लड़कियों को तैयार किया छऊ के लिए। अच्छा, अब मैं जो आर्ट और कल्चर के साथ जो राजनीति चलती है, अब मैं उसको भी पैरेलल लेके चलता हूँ। बताता हूँ, पूरा किस्सा बताऊँ, खुल के बताऊंगा। जिसे मुझे मुकदमा ठोकना हो ठोक दे, आई डोंट केयर। ठीक है। साहित्य कला परिषद की तरफ से ये होता था कि ये जिस तरीके से ये देते हैं मदद दिल्ली में काम करने के लिए, तो ये कि भाई चलो कॉलेज स्कूल्स वगैरह में नाटक वगैरह होते हैं, तो डायरेक्टर की फी ये दे दिया करते थे। ठीक है। तो जेपी सिंह वहाँ डायरेक्टर थे, वो सॉरी ये असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। त्यागपत्र के लिए भी उन्होंने मुझसे कहा था, पहले उन्होंने मुझे कहा था, फिर जब उन्होंने मुझे बुलाया अपनी तरफ से, तब भी बात ये हुई थी कि भी ये साहित्य कला परिषद पेमेंट करेगा इसका, डायरेक्टर का। जेपी ने मुझसे हामी भर दी कि हाँ ठीक है हम देंगे। 20,000 रुपए की बात हुई थी, 1900, ये 2007 की बात है। खैर ये हमने शुरुआत की और लड़कियों को लेके काम शुरू किया मैंने। मैं बहुत अलग तरीके से काम कर रहा था उसको लेकर। जब, अच्छा, वहाँ एक कांग्रेस के कोई एक लीडर थे दिल्ली के, उनका नाम है पुरुषोत्तम अग्रवाल। तो कहते बड़े वो हैं, शीला दीक्षित के बहुत खास थे वो। शीला दीक्षित का समय था, उनके और कॉलेज के मैनेजमेंट के बीच में चल रहा था कुछ आपस में झगड़ा, जबकि वो खुद कॉलेज के मैनेजर थे उसके, लेकिन उनका झगड़ा चल रहा था मैनेजमेंट का और उनका आपस में कुछ। तो वो ये कह रहे, उन्होंने बार बार ये कोशिश की कि आप ये नाटक बंद कर दें। मैं तो बंद नहीं करूंगा भाई। लड़कियों ने कुछ इतनी मेहनत की है, लड़कियों ने, बंद नहीं करूंगा। मुझे, मेरे भी खिलाफ हो गए। वो पहुंचे शेखर वैष्णवी के पास। शेखर वैष्णवी उस समय सेक्रेटरी थे यहाँ के।
शेखर वैष्णवी के पास पहुंचे और शेखर वैष्णवी को उन्होंने कहा, मतलब मना लिया इस बात के लिए कि नाटक नहीं होगा, ये आप पेमेंट नहीं करेंगे डायरेक्टर का। जेपी सिंह तो अपना बैठ गए पूंछ दबा के चुपचाप, क्यों अब वो शेखर वैष्णवी के साथ वो क्या बोलते सामने, ठीक है। मुझे पता चली ये बात, मेरे सामने गोविंद ये प्रश्न था कि 20,000 रुपए और उन लड़कियों की 1 महीने से ज्यादा की मेहनत, 1.25 महीने की मेहनत। गोविंद मैंने 1 सेकंड का शायद 10वां हिस्सा भी नहीं लगाया होगा सोचने में। मैंने कहा मैं प्ले करूंगा, मैं ये 32-36 लड़कियों की हाय नहीं लूंगा, मैं प्ले करूंगा, पैसा मिले ना मिले, एंड आई डिड इट। और आज भी वैसा शो वो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता ये, कभी उनके यहाँ कोई मिल जाता कहते हैं ऐसा हम नाटक हुआ ही नहीं कभी। एनीवे मैं उस पे आता हूँ, उस पे नाटक पे आता हूँ मैं। तो हमने वो शुरू किया नाटक। अब शुरू क्या किया मैं, उस नाटक में ये था कि जो दिनकर जी हैं, दिनकर जी को मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, ना मैंने उनको छेड़ा कहीं, लेकिन मैंने नाटक को पूरी की पूरी तरह गद्य में नहीं किया। मोस्ट ऑफ द पार्ट वॉज एज दिनकर जी हैज रिटन, दिनकर जी ने जैसे लिखा है ज्यादातर पार्ट वही था। इतना जरूर कि एडिट हमने कर दिया था, हमें अपने टाइम का बाउंडेशन तो हमने एडिट जरूर कर दिया था। सिर्फ एक पीस था जो 5वां सर्ग था उसका, जो कुंती और कर्ण का मिलन है, वो जरूर हमने थोड़ा बहुत गद्य में किया था कि कुंती के और उसके बीच में, क्योंकि वहां वो पद्य में वो बात नहीं आ पा रही थी, तो उनके बीच में जो एक इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस चाहिए थी दोनों के बीच में, एक इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप मदर और सन के बीच की जो है, कि जो पहली बार मिले हैं, तो बाकी मैंने से किया था। उसमें मैंने एक जरूर, तुमने पूछा है कि अपने डायरेक्ट किए वो प्लेस के बारे में बताइए, तो उसका मैं एक जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरा अपना तरीका रहा है चीजों के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने का। थोड़ा सा सेंटर हो जाए सर, वो कट रहा है। ये ठीक है? और थोड़ा सा जी, जी सर, और जी सर, जी सर। अब ठीक है? तो मेरी गर्दन टेढ़ी हो जाती है ना, मैं अपने आप को भी देख पा रहा हूँ ना सामने, तो टेढ़ी हो जाती है, कभी यूं इधर कर, तो मैं कहाँ सेंटर कितना करूँ ये दिक्कत है। तो एनीवे, तो हम रश्मि रथी कर रहे थे, तो मेरा हमेशा इस तरीका रहा है कि थोड़ा सा कुछ अलग करो अगर करना है तो मालूम होगा गोविंद, तुम तो हिंदू माइथोलॉजी को जानते ही हो कि कर्ण के बारे में ये है कि कर्ण की जब मृत्यु हुई है तो कहा जाता है कि कर्ण के शरीर में से एक प्रकाश पुंज निकला और वो जाकर सूर्य में मिल गया। सॉरी। अब ये एक ऐसा पॉइंट था कि जहां मैंने लिबर्टी ली, मैंने कहा यार यहां मैं खेलूंगा। अब मैं प्रकाश, मेरे पास बहुत सारे डिवाइसेस थे कि मैं ठीक है एक लाइट की फ्लैश दिखाता बहुत तेज और खटाक से उधर सूरज को दिखा देता और फिर एकदम से अंधेरा सा कर देता, कुछ करता, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। बट आई बैंक्ड ऑन माई एक्टर्स। वो लड़की जो सूरज का रोल कर रही थी उसको मैंने पीछे बैक में एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का गाउन दिया, मुकुट उसका है ऊपर, पीछे बहुत बड़ा एक गाउन है पूरा का पूरा गोल्डन कलर का, मतलब गोल्डन येलो कलर का गाउन था। और जो कर्ण है, जो लड़की कर्ण कर रही थी, उसको तीर लग गया, उसकी गर्दन कट गई है। हमने इस तरीके तैयार किया था, इमीडिएटली जैसे उसकी गर्दन कटी उसने झटका देके सारे बाल अपने आगे कर लिया है, मतलब सिर नहीं है अब, सिर्फ धड़ बचा है। और वो धड़ तड़प रहा है बुरी तरह से, वो धड़ शांत नहीं, तड़प रहा है बुरी तरह से, तड़प रहा है वो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। मेरा इसके पीछे जो उद्देश्य था वो था कर्ण की जीवन भर की जो कुंठा है, उसकी जो जीवन भर की कुंठा है वो निकल रही, वो तड़प रही, वो तड़प रहा, कभी इधर गिरता कभी उधर गिरता, तड़प रहा लगातार, लड़की का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। अब सूर्य जो है वो आ जाते हैं, खुद आते हैं, वो पूरा का पूरा गाउन बहुत लंबा चौड़ा, सूर्य जो आते हैं और फिर वो
कर्ण को अपने आगोश में लेना चाहते हैं, लेकिन वो कुंठा कि माँ ने भी छोड़ दिया मुझे, पैदा होते बाप ने भी छोड़ दिया, कर्ण उनके काबू में नहीं आ रहा। वो जो धड़ तड़प रहा है बार बार, उनके काबू में नहीं आ रहा। लेकिन जब वो धीरे धीरे उसकी शक्ति जो है वो थोड़ी क्षीण होती है, हल्का होता है, तो सूर्य जो है पूरा गाउन, हक्स, कर्ण, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं इस समय, आई एम गेटिंग इमोशनल। तो ऐसे करते हैं, उसके बाद वो उसको लेके चलते हैं, और रथ जो है वो लड़कियां ही थी, और घोड़ा भी रथ लड़कियां ही थी। वो अपने उसको लेके रथ में जाते हैं, रथ चलता है, ये उठा, और यहां उठते ही रवि नागर, मैं उस आदमी का कितना बड़ा ऋणी हूं, रथ यहां रुकता है, यहां रवि नागर का आलाप शुरू होता है, बुलाया था, यहां पर मैंने इसको नाटक को खत्म किया था। आज भी अगर वहां को कोई आदमी मिल जाता है तो वो कहता है कि यार है ये डायरेक्शन की, ये 3-4 बड़ी चीजें हैं जो याद करने लायक हैं, बाकी तो बहुत किया है। अब ये टाइम स्पैन है, ये भी छोटा है, तो इसमें बहुत सारी वो तमाम चीजें तो नहीं आ सकती, समा नहीं सकती। लेकिन ये एक्सपीरियंस बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े मज़ेदार हैं, और आपको ये चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए सर। मतलब डायरेक्शन वाला काम और एक्टिंग जो आप करते हैं, इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं गोविंद, तुमने कहीं संकेत इस बात का भी दिया था अपनी बातचीत में कि मैंने थिएटर से जो है एक तरीके से थिएटर को साइड लाइन क्यों कर दिया, या उतना सीरियसली मैंने क्यों नहीं लिया। कारण भाई वही है कि उस तरीके से तो मैंने थिएटर कभी किया नहीं। और थिएटर से अगर मुझे नजर आता है कि भाई देखो मुझे घर भी चलाना है, कुछ ना हो तो कम से कम मेरा खर्चा तो ना हो, मेरी जेब से तो ना जाए। मैं 1 महीना 1.5 महीना रिहर्सल करूं 10 लोगों को लेके, 5 लोगों को लेके, चाहे मैं 3 लोगों को लेकर करूं, उनका टाइम जा रहा है, मुझे उनके लिए भी कुछ करना है, उनको भी देना है। मेरा तो बनता है, मैं तो उस तरीके का आदमी को, मेरा उनको भी मुझे देना ही देना है। और हॉल का किराया है, ये है वो है। फिर सवाल ये है कि आज का जो वक्त हो गया वो ये हो गया है कि भाई एक शो किया, एक शो करने के बाद में आपका नाटक खत्म, क्या फायदा यार फिर करके। हॉल इतने महंगे हो गए, सब हो गया है। तो ये कारण जरूर है रहा लिखने लिखाने का, एनएसडी वगैरह के लिए तो ठीक है, वो मेरी एक एडिशनल वो है। लिखता तो मैं दूरदर्शन के लिए भी हूँ, दूरदर्शन के लिए मैंने काफी वो किया है, अब तक मैं करता चला रहा हूँ उनके लिए। तो ऑफ कोर्स मैं थिएटर जरूर करना चाहूंगा। मैंने डॉक्टर फास्टस को ट्रांसलेट किया था, पूरे 30 साल हो गए, 91 में मैंने ट्रांसलेट किया था अपने लिए कि मैं करूंगा, और उसी फ्लेवर में जिसमें मार्लो ने लिखा है उसको, ब्लैंक वर्स में, उसी फ्लेवर में मैंने उसको ट्रांसलेट किया है, ब्लैंक वर्स में। लेकिन मैं नहीं कर पाया, अब मैं तो शायद न कर पाऊं रोल को, लेकिन मैं किसी और को लेके कभी कर जरूर लूंगा उसको, नाटक को। ये मेरा, चलो आज की रात में तुमसे ये मेरा कमिटमेंट है, ठीक है। क्या हुआ, तुम एकदम स्टैटिक हो गए हो? हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। नहीं नहीं, वो माइक, मेरा माइक बंद था, हाँ वो हाँ भाई। नेट की थोड़ी दिक्कत। तो सर हम्म। मतलब आने वाले समय में आपके क्या प्लान है, आप क्या करना चाहोगे, कैसे करना चाहोगे, मतलब थिएटर अह, या क्या क्या? देखो गोविंद, आने वाले समय की बात जहाँ तक है, आने वाले समय में अभी भी एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ, और वो फीचर फिल्म, पूरी फुल लेंथ फिल्म तो नहीं है, लेकिन वो एक शॉर्ट फिल्म। और आज की तरह शॉर्ट फिल्म जो हैं वो आपकी आधा घंटे, 45 मिनट, 50 मिनट की हो जाती हैं। तो एंड इट्स अ फिक्शन, क्योंकि मैं ड्रामा का आदमी हूँ, फिक्शन के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह लिख दी हैं लोगों के लिए,
लेकिन मैं अपने लिए जब भी करूंगा तो मैं फिक्शन ही करूंगा, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा लव जो फिक्शन है। तो मैं एक बहुत ही बड़े सब्जेक्ट पर काम कर रहा हूँ, और 40 से लेके 45 मिनट के बीच का ये फिल्म का मेरा वो है, शेड्यूल है एक। तो अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ। और ये अगर हो जाता है, क्योंकि इसके लिए मुझे फाइनेंस वगैरह एश्योर हो गया है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप 30-40 मिनट का एक काम करना है, तो बहुत बड़ा बजट नहीं है, एश्योर हो गया है बजट मुझे। तो उस पे मैं ज़रा थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ ये कामों से, उसको करता हूँ। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ अपनी बड़ी फिल्में भी जो मैंने पहले सोची थी, उन पर भी मैं हारूंगा तो नहीं, जब तक सांस है तब तक नहीं हारूंगा। अब मैं सचमुच समय को पकड़ने के उसमें हूँ, कि मुझे समय मिले और मैं उसको पकड़ लूंगा। बिल्कुल अब बिल्कुल। मेरे साथ वो परेशानी नहीं है जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले थी। बच्चे ही बड़े हो गए हैं, जी तो नहीं होगा तो वो अपने आप करेंगे कुछ ना कुछ। जी। तो मुझे उनकी उस तरीके से अब चिंता उतनी नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल सर, मतलब श्री राम लागू ने कितने लेट अपना कैरियर शुरू किया था। बहुत लेट किया था उन्होंने। जी। नहीं, तो फिर भी मुझसे तो बहुत अर्ली कर लिया था उन्होंने। नहीं नहीं, आपने आपने बहुत अर्ली शुरू किया था। आप और जिस समय बहुत दम लगा के आगे जाना चाहिए था, वो थोड़ा सा रुक गया। तो कोई बात नहीं, हाँ, कभी ये कभी है, ऊपर ये नीचे है। चलता रहता है, जिंदगी जिंदगी ऊपर हम्म, नीचे चलती है, और इसी का नाम जिंदगी है। तो वही जो मैंने हम्म, आपने कहा ना कि मतलब बहुत फेमस इंसान को नहीं बुला, मेरे लिए वो हर आदमी फेमस है जिसने बहुत समय तक थिएटर किया है, उसके अपने हम्म, विचार हैं, वो अपने तरीके से जी रहा है। सर वो भी तो इम्पोर्टेंट है हाँ। ना। नहीं, मतलब मैंने वो भी लिखा तो भी फेमस। बहुत है यार। जी मैंने जी कहानी भी लिखी है, मैंने कविताएं लिखी हैं, मैंने गजलें कही हैं। और दूरदर्शन के जो मैं लिखता हूँ, कला परिक्रमा जैसा प्रोग्राम मैं 10 साल तक लिखता रहा हूँ और अपनी आवाज़ देता रहा हूँ उस प्रोग्राम के लिए मैं। और बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने दूरदर्शन के लिए की हैं, बहुत वो है लिखने का कि ठीक है, मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा और मेरा घर का माहौल भी लिटरेचर का था। तो पिताजी मेरे 3 विषय में एमए थे, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, तीनों ही लिटरेचर हैं। बहुत सारी किताबें थी, तो मैंने 7वीं 8वीं क्लास तक तो मैंने पूरा कालिदास पढ़ लिया था, क्योंकि पिताजी की किताबें रखी रहती थी और हिंदी टीका के साथ होती थी वो। तो मैंने सारा अब ये तब भवभूति, कालिदास, शूद्रक, ये सब तो मैं आपका ये जो वो है अश्वघोष का सौंदर्य नंद, जिस पर मोहन राकेश ने बाद में उसको ही ट्रांसलेट करके लहरों का राजहंस कर दिया। बड़े बड़े खेल हुए हैं गोविंद इस दुनिया में। आप अगर सौंदर्य नंद को पढ़ दो, मैं तुम्हें दूंगा सौंदर्य नंद, मेरे पास है, उसको पढ़ना और लहरों के जी राजहंस देखना। वो ज्यों का त्यों पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके हिंदी में, वो मोहन राकेश का प्ले हो गया, वो लहरों के राजहंस। नहीं, बिल्कुल वही, वो प्याल जी से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि लहरों का हम्म। राजहंस जब मैं कर रहा था तो मुझे वो भी पढ़ना पड़ा, ये भी पढ़ना पड़ा। मतलब कि हाँ, बहुत सारी चीज पढ़ के फिर मैं करता हूँ। तो सर बड़ा हाँ। इंटरेस्टिंग नहीं, है, मतलब आपसे बात। जी जी जी। नहीं, पीएल का जिक्र तुमने किया, पीएल का मैं अ, अभी हम लोग कितनी देर और बात कर सकते हैं? मतलब आप करिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं। नहीं, 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 ऐसा नहीं, तुम्हें भी सोना है, मुझे नहीं भी सोना है, मुझे, मैंने भी नहीं खाना भी नहीं नहीं खाया है। हम्म। सर, मैंने इसीलिए तो अपने प्रोग्राम का नाम गपशप रखा है कि हम गपशप ही करें, है ना, तो गपशप चल सकती है। हाँ, तो एक्चुअली पीएल जो है, पीएल का तुमने जिक्र कर दिया अचानक। पीएल मेरी जिंदगी में उन 2-3 लोगों में से हैं कि जिनसे मैं काफी मतलब जिनके साथ मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात कहूं कि भाई जिनसे मैंने बहुत बड़ी प्रेरणाएं ली हैं, वो सब बेकार की चीजें होती हैं। मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग, ऐसे लोगों का साथ, जिन लोगों का साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनमें से पीएल एक है। तो पीएल का मैंने प्ले देखा था अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले, वो भाणक। भाणक प्ले आया था पीएल का, इसमें शायद थिएटर ओलंपिक्स में था। ब्यूटीफुल, मतलब वो ही इज अ मैन ऑफ सब्सटेंस, नो डाउट। मतलब मैंने उस प्ले को देखा तो गोविंद, सौंदर्य जो है, सौंदर्य सचमुच में कैसे साक्षात होता है। मंच पर देह जो है वो कैसे ट्रांसपेरेंट हो जाती है, और आपका मैक्रो, जिसको आप स्थूल बोलते हैं, वो खत्म हो जाता है, और माइक्रो जो है
वो आपको सामने नजर आता है, देह एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाती है, वो सब है। तो आई सेड मतलब ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट सब्सटेंस, पीएल जो है। तो अभी ये मेरे 3-4 साल हुए हैं शायद जब मैंने ये प्ले देखा था, भाणक। ये आए थे अपना प्ले लेके, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। और कभी अगर उनसे मुलाकात हो, बात हो, तो मेरा प्रणाम जरूर कहना उनको है ना। जरूर, जी जरूर तो सर। ये तो है। मतलब बहुत, नहीं नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं इसीलिए चाहता था कि आपसे बात करूं, क्योंकि बहुत सारी हम्म। चीजें जो छिपी हुई है वो जानना भी बहुत जरूरी है ना, कि नहीं, बहुत मेरे समय तो पर आप। जो जी हाँ जितना जी। तुमने पूछा, मैंने बहुत ईमानदारी से सारी बातें कही हैं। जी बिल्कुल मैंने बिल्कुल, मतलब। मैंने कुछ नहीं जी सर। छुपाया। नहीं नहीं, और ठीक है सर। और हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, कुछ खट्टा होता है, हम्म। कुछ मीठा होता है। जिंदगी हम्म। किसी का तो नाम है खट्टा मीठा, हर तरह का एक्सपीरियंस है। आपसे एक बात मुझे हम्म। सीखने को मिली कि कभी मतलब अगर हम्म। मैं टीचर बनूं तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना है जो इतने लंबे समय तक मैं चले। नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल। चलो मैं नहीं, नहीं मैं एक नहीं। एक साहिर लुधियानवी का एक शेर है, हाँ वो जरूर यहाँ सर। मैं कोट करना चाहूंगा जरूर। कि हालांकि वो किसी फिल्म है, लेकिन क्वालिटी क्वालिटी होती है। कि दुनिया की निगाहों में भला क्या है, बुरा क्या। दुनिया की निगाहों में भला क्या है, बुरा क्या। ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा। तो भाई, मैंने तो ये बोझ अपने दिल से उतार दिया है। कि दुनिया की निगाहों में मतलब भला क्या है, बुरा क्या है। कुछ नहीं, जो है, जो सच है, वो सच है। और सच सच ही होता है, उस पर कोई मुलम्मा नहीं चढ़ाया जा सकता। जी सर, बिल्कुल सही। और जहां तक मेरा अपना सवाल है, अपने बारे में एक शेर कह देता हूं मैं। वो खुद, वो मेरा अपना शेर है, मेरे अपने बारे में है। कि चलो आज 2 शेर सुनाता हूं तुम्हें अपने बारे में, ठीक है। एग्रीड है। ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चल, पहला तो है कि ये जंग मुसलसल है यारा, एक बूंद लहू की मांगे है। ये जंग मुसलसल है यारा, एक बूंद लहू की मांगे है। गर खून में गर्मी बाकी है, एक दौरे पश्चिमा आगे है। क्या बात। एक और शेर सुनाता हूं मैं, उसके बिल्कुल बाद सर। मुझे लग रहा है कि हम लोग बातचीत को यहीं बिल्कुल। विराम देंगे, है ना। वो तुम्हारे अंदाज से भी लग रहा है, मेरा खुद भी अंदाज है कि मुझे भूख भी लग रही है। ठीक है ना। नहीं, नहीं, जी 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 तो वो शेर मेरा ये है कि मेरा अज़्म रूए चमन पे है। ये मेरा अपना शेर है, बिल्कुल और मेरी जिंदगी की फिलॉसफी है ये। मेरा अज़्म रूए चमन पे है, मेरा ज़र्फ निकहते गुल से है। मेरी वुसअतों का मयार कुल बस एक जर्रा खाक है। क्या बात। तो मैं तो कितना भी फैल जाऊं, जितना फैलूंगा उतना ही वो खाक का जर्रा छोटा होता चला जाएगा। बिल्कुल। बहुत सुंदर सर। बड़ा मजा आया बात करके, क्योंकि कैसे 1.5 घंटे खत्म हो जाते हैं मुझे गपशप में पता ही नहीं चलता है। मतलब ये दौर हम्म। तो चलता जाए चलता जाए चलता जाए, लेकिन जो देखने वाले हैं उन सबको भी आराम चाहिए, उन सबको भी मतलब, क्योंकि मैंने बिल, रात को शुरू किया है, 11:30 हो गए। बिल्कुल, तो बिल्कुल सर चाहिए, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद, चाहिए। बहुत बहुत फिर थैंक यू, फिर बहुत अच्छा लगा सर। फिर बात करेंगे कभी। क्या हाँ बात है। जरूर सर, मैं बिल्कुल बुलाऊंगा, और ठीक फिर है। ऐसे ही गप मारेंगे बैठ के। थैंक यू। ठीक। गुड नाइट रात्रि ओके, सर। बेस्ट ऑफ लक एंड लव टू यू। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय। बाय।